बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नैब ने शहबाज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ टीडी स्कैंडल में शरीक मुलजिम अली अहमद के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद वर्क के रूबरू रेफरेंस दायर किया गया। नैब हुकाम के मुताबिक शरीक मुलजिम अली अहमद खान को 13 दिसंबर को रेफरेंस की कॉपियाँ दी जाएंगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? टीटी स्कैंडल में शरीक मुलजम जो है अली अहमद खान, उसके खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। नैब हुकाम ने मुलजम अहमद अली खान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर किया है। एहतसाब अदालत ने जज नसीम अहमद विरक के रूबरू रेफरेंस जो है वो दायर किया है। मुलजम अली अहमद खान को 13 दिसंबर को रेफरेंस की कापियाँ जो हैं वो तकसीम की जाएंगी। नैब ने अपने रेफरेंस में कहा है कि अहमद अली खान शहबाज शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शरीक मुलजम हैं। मुलजम के अकाउंट में 41 मिलियन रुपए जमा कराए गए थे। मुलजम ने दौरान तफ्तीश 3 मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो दिए हैं। अहमद अली खान शहबाज शरीफ फैमिली का बेनामी दार है। नैब ने अपने जो उसमें रेफरेंस में कहा है कि मुलजम अली अहमद खान को 13 दिसंबर को जो है वो रेफरेंस की कापियां जो है वो तकसीम कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील सईद तफसीलात से आगाह करने के लिए। ग्रीन लाइन मेट्रो बस की बात करें तो मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों से तल्ख कलामी करते रहे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान तकरीब में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर बरहम हुए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे। वक्कास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्कास बाकिर, बताइएगा ये कारकुनान एहतजाज क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज कराची में ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए नुमाइश चौरंगी पर एक तकरीब के लिए पंडाल लगाया गया था, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने दाखिल होने की कोशिश की तो उनको सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको रोका और उनको बताया कि यहाँ पर जो एक पास के जरिए और दावतनामे के जरिए ही सिर्फ लोगों को दाखिले की इजाजत है। ताहम कारकुनान का इसरार था कि वो पीटीआई के कारकुन है और उन्हें जाने दिया जाए, जिस पर वहाँ पर उन्होंने कुछ देर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। पीटीआई कारकुनान का कहना था कि अगर सिर्फ अरकान असम्बली को और बड़े रहनुमाओं को ही बुलाना था तो तकरीब इस्लामाबाद में रखते। कारकुनान यहाँ पर कुर्बानियाँ देते हैं और उन्हें ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। शुक्रिया आपका वक्कास बाकिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में इसी हवाले से बात करें कि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह तो किया जा रहा है, लेकिन अब भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ग्रीन लाइन बस का मंसूबा वैसे तो 21 किलोमीटर तवील है, लेकिन इब्तदाई तौर पर बसें कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, ये बताएंगे किरण खान। इस वक्त हम ग्रीन लाइन बस में मौजूद हैं और इसका वज़ीर आज़म इमरान खान इस पूरे मंसूबे के पहले फ़ेज़ का, जो कि सुरजानी से नुमाइश तक का ट्रैक है, उसका इफ्तिताह करेंगे। 80 बसें जो है इसमें चला करेंगी। 22 स्टेशन जो है इस पूरे ट्रैक में बनाए गए हैं। इस वक्त हम हैदरी स्टेशन पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ से जो ग्रीन लाइन बस है वो सुरजानी की तरफ जाएगी। अगर हम इस ओवरऑल बस की कंडीशन इस वक्त देखें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये बहुत अच्छी बस है। एसी भी इसमें मौजूद है और सीट्स जो रखी गई हैं ख़वातीन और मर्दों के लिए, और इसके अलावा खड़े रहने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम है कि आप आराम से अपना हाथ इस तरह पकड़ के जो है इस पर खड़े रह सकते हैं। तकरीबन 100 से 150 लोग जो हैं इसके अंदर एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं, जबकि माजूर अफराद के लिए भी यहाँ पर सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। 25 दिसंबर को बाकायदा तौर पर आवाम के लिए इन बसों को जो है वो रवा दवा कर दिया जाएगा। जी इस वक्त हम ग्रीन लाइन के हैदरी स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे अक़ब में आप देखें कि ये टिकट बोर्ड है। यहाँ से आप टिकट लेंगे और यहाँ से टिकट लेने के बाद ये स्टेयर्स रखी गई हैं, जहाँ से आप जब नीचे जाएंगे ग्रीन लाइन जो बस है वो वहाँ पर मौजूद होगी, जिसमें आप बैठकर अपनी मंजिल तक जाएंगे। अब हम सुरजानी जो है बस स्टेशन की तरफ पहुँचे और यहाँ इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये बस डिपो है। सुबह 6:30 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये सर्विस जो है वो चलेगी। ग्रीन लाइन की जो इंटरवल रखा गया है 5 मिनट का गैप होगा कि दूसरी बस आ जाएगी। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई उसे उन्होंने इस मंसूबे को खुशाइन करार दिया है। ताहम साथ साथ ये ज़रूर कहा है कि कराची में इस वक्त इस किस्म के मंसूबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ना सिर्फ ये कि इनके लिए ट्रैक्स बनाए जाएं, बल्कि जो सड़कें हैं उसके अंदर जो बसें चलती हैं उन बसों में भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जी
اور مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شکر کرے نواز شریف منصوبے لگا گیا تو یہ تختیاں لگانے گھر سے نکلتے ہیں، ورنہ تو لوٹ مار گھر بیٹھ کر ہی کر لیتے۔ مہنگائی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے۔ گیس اور بجلی کے شعبے میں مافیا گھسے ہیں۔ عوام عمران خان سے پوچھیں گے کہ کورونا ریلیف فنڈ کہاں گیا؟ یہ تو آڈیٹر جنرل کو بھی رپورٹ جاری نہیں کرنے دے رہے۔ شکر کریں وہ نواز شریف منصوبے لگا گیا کہ تختی لگانے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ تو انہوں نے نہ پی ایم ہاؤس سے نکلنا تھا اور نہ بنی گالا سے نکلنا تھا، تو کام تو صرف لوٹنا تھا، ڈاکہ ڈالنا تھا، تو وہ تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، صرف مافیاز کو نوکری دینے کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا۔ جب گھر سے نکلتے ہیں ملک پر عذاب آتا ہے۔ جو کرونا سینٹرز بننے تھے اس کے اندر جو 6 ارب ہے وہ کس کی جیب میں گیا، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ابھی اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ آپ کے مافیاز اور اے ٹی ایمز کو پیسے چاہیے۔ پاکستان کی عوام کے اوپر 60 ارب کے بجلی کے بل مزید مہنگے ہوئے اور آج 29 روپے یونٹ ہو گیا، اور آج ہم تیسرے مہنگے ترین ملک ہیں دنیا کے، جس میں بے روزگاری عروج پر، مہنگائی عروج پر، معاشی تباہی عروج پر، بھوک افلاس عروج۔ میاں مفرور نے عوام کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا۔ ملک لوٹ کر لندن میں جائیدادیں بنانے والوں کو غریب کی یاد ستانا منافقت ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں جوابی وار۔ اپنے بیان میں کہا ہے احساس پروگرام دنیا کے بہترین فلاحی پروگرامز میں سے ایک ہے، اسے نشانہ بنانا شرمناک حرکت ہے۔ آج غریب کو اس کا حق باعزت طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہونے والے گرین لائن منصوبے کا آج افتتاح۔ کس دور حکومت میں گرین لائن منصوبے پر کتنا کام ہوا؟ یہ جانتے ہیں کراچی سے وقاص باقر کی اس رپورٹ میں۔ کراچی والوں کے خواب کو تعبیر مل گئی۔ کئی دہائیوں بعد کراچی میں بھی اچھی پبلک ٹرانسپورٹ چلنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج گرین لائن منصوبے کے فیز 1 کا افتتاح کریں گے۔ پہلے فیز میں سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی تک بسیں چلیں گی۔ اس میگا منصوبے کا سنگ بنیاد فروری 2016 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے رکھا تھا۔ منصوبہ 1 برس میں مکمل ہونا تھا۔ ابتدائی لاگت 16 ارب روپے تھی، تاہم 2018 تک منصوبے کا صرف 70% کام مکمل ہو سکا تھا۔ منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے لاگت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس وقت کی حکومت نے مختلف اوقات میں 70% تک فنڈ جاری کیے۔ سرجانی سے نمائش تک ٹریک بھی بڑی حد تک مکمل کیا اور اسٹیشن بھی بنائے۔ 2018 کے بعد وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ ابتدا میں گرین لائن منصوبے پر کام کی رفتار سست ہوئی، فنڈنگ میں بھی مسائل پیدا ہوئے، تاہم بعد میں وفاقی حکومت نے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے نہ صرف فنڈ جاری کیے بلکہ چین سے 80 بسیں بھی منگوائی، کمپیوٹرائز کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنوایا، اسٹیشن کا کام بھی مکمل کیا اور انہیں کنٹرول روم سے منسلک کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منصوبے کی لاگت میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ جو منصوبہ 16 ارب روپے میں مکمل ہونا تھا اس میں 35 ارب روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی ہے، جس کے لیے موجودہ حکومت نے فنڈ جاری کیے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں سرجانی سے نمائش تک روزانہ 80 بسیں چلیں گی۔ بس کا کم از کم کرایہ 15 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ کرایہ 55 روپے ہے۔ خواتین اور معذور افراد کے لیے الگ نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ وقاص باقر، 92 نیوز کراچی۔ پاک افغان بارڈر تورخم کے انٹری پوائنٹ کی توسیع کا کام شروع کر دیا گیا۔ انٹری پوائنٹ کی توسیع سے پیدل آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ توسیع کے بعد خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ قطاروں کا انتظام ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے، پشاور کے بیورو چیف ممتاز بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز بنگش، آگاہ کیجیے گا، توسیع کا کام شروع ہو گیا ہے؟ بالکل، پاکستان اور افغان کے مابین افغانیوں اور پاکستانیوں کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے پاک افغان بارڈر پر تورخم کے آس پاس کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کو کشادہ کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کام کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین پیدل آمد و رفت میں آسانی پیدا کرنا ہے، چونکہ وہاں پہ ایک ہی قطار ہوتی ہے جس میں خواتین اور مرد، پاکستانی اور افغانی دونوں کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف امیگریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ کئی گھنٹے لوگوں کو وہاں پہ بارڈر پہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اب وہاں پہ اس انٹری پوائنٹ کو کشادہ کیا جا رہا ہے اور اب دونوں ممالک کی خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ قطاریں بنائی جائیں گی تاکہ ان کی آمد و رفت میں آسانی رہے اور لوگ آسانی سے پاکستان سے افغانستان اور افغانستان سے آسانی ان کی امیگریشن کرائی جا سکے۔ اور آمد و رفت میں آسانی کے لیے توسیع کا کام جاری ہے۔ ممتاز بنگش آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
मजीद खबरें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा हुकूमत ने जहां वोट का हक दिलवाया, वहीं वीज़ा सर्विस और पावर ऑफ अटॉर्नी और शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए अब घर बैठे सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से कौंसल जनरल कौंसलेट ऑफ ब्रेडफोर्ड इब्रार हुसैन खान ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर मुगल से खुसूसी बातचीत की। आप भी देखिए। इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने सिंस 2018 एक्सपेट्रिएट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट अभी आप अपने घर के कंफर्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आप शनाख्ती कार्ड अपने घर के कंफर्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आप वीज़ा अब टोटली ऑनलाइन हो गया है। इवन अब जो ना आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी वो भी अब ऑनलाइन हो गई है। तो इस गवर्नमेंट का मकसद ये है कि आपको घर से उठ के कौंसलेट भी ना आना पड़े, आप अपने घर से ही, घर की दहलीज़ पे आपको आपकी तमाम जो सर्विसेज हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आपका कांटेक्ट ही ना हो कौंसलेट के साथ। तो और ये 4-5 सहूलियात हैं जो आपको कौंसलेट में मिलती हैं, जो जनरली मोर देन 99% ही सहूलियात होती हैं, तो उन्होंने सारी ऑनलाइन कर दिया। अब रिसेंटली पावर ऑफ अटॉर्नी का भी ऑनलाइन हो गया है, तो जिसकी वजह उसमें थोड़े से जो है ना वो टेक्निकल 1-2 इश्यूज़ आ रहे थे, जो हमने नादरा को जो ना कन्वे कर दिया है और वो इस पे वो काम कर रहे हैं। पुराना जो तरीक़ाकार है उसी के मुताबिक यू अप्लाई ऑनलाइन एंड यू जस्ट लेट अस नो इफ़ इट इज़ अ वीकेंड और इफ़ इट इज़ अ क्लोज्ड हॉलीडे, तो आप जो ना हमारी इमरजेंसी नंबर पे हमें कॉल करें और अपना सिर्फ ट्रैकिंग आईडी दें कि ये मेरा ट्रैकिंग आईडी है। हाँ, उसमें अगर कोई चूँकि अब ये सिस्टम बेस्ड हो गया है, अब इसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो उसमें ये है कि कागज़ात अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो फिर तो जो ना हम 2 मिनट में वो वीज़ा दे देते हैं अगर कोई इमरजेंसी में है। और अगर कोई कागज़ कम हो तो हम आपको बता देंगे कि भाईजान ये वाला इसमें कागज़ कम है, आप ये अपलोड कर दें तो मैं आपको 5 मिनट में वीज़ा दे दूँगा। तो हम जो ना जैसी ही हमें इमरजेंसी नंबर पे इत्तला मिलती है कि कोई बंदा इमरजेंसी में है और उसने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आज ही अप्लाई किया है, 1 घंटा पहले अप्लाई किया है, तो उसी वक्त जो ना हम वीज़ा दे देते हैं। आप पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है, उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगानी है, उसके साथ आप अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि ये जो एप्लीकेंट जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है कि यही बंदा है, यही शनाख्ती कार्ड है या यही पासपोर्ट है। तो वो जैसी हमें मिलता है, डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, तो उसके बाद हम उस एप्लीकेंट को एक लिंक भिजवाते हैं। उस लिंक में एक कोड होता है, वो उस लिंक को क्लिक करता है और उसमें वो कोड डालता है और वो फिर हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है। अब उसमें जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि जब हम उसमें उसका शनाख्ती कार्ड डालते हैं तो उसकी तमाम तफसीलात वो उधर से पिक करके वो स्क्रीन पे आ जाती है कि क्या वाकई ये यही बंदा है जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है। तो हम उससे 2 मिनट उसका इंटरव्यू कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ख़ातून है, एजड हैं, हम कहते हैं अम्मा जान आप बरज़ा रग़बत बग़ैर किसी प्रेशर के आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी ख़ुद दे रही हैं। जब वो कहती हैं हाँ ये मैं जो ना खुद और मैं ये फ़लानी हूँ और ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है और ये मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही हूँ, तो उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है। फिर हम उनको जो ना एक रसीद भिजवाते हैं और वो रसीद अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ लगा के वो पाकिस्तान भिजवा सकते हैं और वो फ़ॉरेन ऑफिस से फिर अटेस्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये हौसला में कायम ओपन किचन को 3 साल मुकम्मल होने पर कम्युनिटी की जानिब से सालगिरह की तकरीब सजाई गई, जिसमें वकला, समाजी और सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने शानदार फलाही प्रोजेक्ट पर मुस्लिम हैंड्स के चेयरमैन सैयद लख्त हसनैन और मुंतजिम एहसान शाहिद के फलाही कामों पर मुबारकबाद पेश की। MP सीमा मल्होत्रा और रूथ कटबरी की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में।
हौसलों में कायम ओपन किचन को 3 साल मुकम्मल। सालगिरह की तकरीब में कम्युनिटी का जबरदस्त खराज तहसीन। किचन का अख्तिताम फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स की जानिब से किया गया है। मगरबी लंदन के इलाका हौसलों में गुज़िश्ता 3 बरस से मुस्लिम हैंड्स नामी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम ओपन किचन इंतहाई खूबी के साथ काम कर रहा है। मुस्लिम हैंड्स की जानिब से चलाए जाने वाले इस फलाही मनसूबे को बेहद सराहा जा रहा है। ओपन किचन के 3 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब में लंदन से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की और ओपन किचन की जानिब से बेसहारा बेघर अफराद के लिए इज्जत के साथ 2 वक्त का खाना मुहैया करने और कोविड के दौरान मुसलसल फलाही खिदमत अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने फलाही तंजीम के इस शानदार प्रोजेक्ट को कोरोना के दौरान जरूरतमंद शहरियों के लिए बहुत बड़ी नेमत करार दिया। उनका कहना था कि न सिर्फ बेघर अफराद बल्कि वबा की वजह से तंग दस्ती और माली कमजोरी का शिकार होने वाले अफराद ने भी फायदा उठाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा रुद कैडबरी ने अपने वीडियो पैगामात में ओपन किचन को हौसलों कौंसिल का कलीदी फलाही मनसूबा करार दिया। चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स सैयद लहत हुसनैन ने इस मौका पर खसूसी तौर पर ब्यूरो चीफ 92 न्यूज, उनकी टीम और दीगर मीडिया नुमाइंदगान के ताउन और दाद तहसीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत जल्द बरतानिया के दूसरे शहरों में ओपन किचन खोले जाएंगे जहां बेसहारा अफराद को 2 वक्त का खाना इज्जत के साथ दिया जाएगा। 2018 में स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 215,000 मील जो हैं यहाँ पर तकसीम हुए हैं। 2,15,000 से ज़्यादा 3 सालों के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 दिसंबर को नोटिंगम में भी स्टार्ट हो रहा है और 2022 के अंदर 3 हम और स्टार्ट कर रहे हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और एक और सिटी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम हर साल 3-3, 4-4 बढ़ाते जाएंगे। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मुश्ताक अहमद लाशारी, बैरिस्टर रियाज गुल, कौंसलर रघविंदर सिंह, कौंसलर प्रीतम गिरिवाल, चौधरी अब्दुल मजीद, जमीर हैदर, सलीम महर और दीगर शुरका ने ओपन किचन के मुंतजिम एहसान शाहिद की शब रोज बेलोस फलाही खिदमात को सराहा। I want to thank and congratulate Muslim Hands, Ehsan Chowdhury and all the volunteers and supporters involved with the Open Kitchen. It is incredible to think that it has now been 3 years, and I want to wish everybody all the best on this really special anniversary. दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने लिए जिंदा रहते हैं और एक हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ओपन किचन और इसकी पूरी टीम जो है ये सेकंड कैटेगरी है, जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं और जो लोग दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं वो कभी मरते नहीं। आज इनका 3rd एनिवर्सरी हो रही है और ये पार्टी की गई है, तमाम दोस्तों को बुलाया गया है। ये एहसान शाह साहब का और पूरी टीम का ये कमाल है कि तमाम दोस्त यहाँ पे आए हैं और एक दिन भी नागा के बगैर तमाम दोस्तों को उन्होंने खाना दिया, बेचारों को जो नीडी थे, जो होमलेस थे, और ये एक अच्छा नोबल कॉज थी। Wishing Open Kitchen Hounslow a very happy birthday. And if it wasn't for Ehsan Chowdhury and his vision that no one should go hungry, there would be no Open Kitchen. So thank you to Ehsan for all that you have achieved. 2,15,000 से ओवर जो लोगों को यहाँ पर हमने खाना दिया है और अल्लाह ने ये इसकी तौफीक दी है और इसका क्रेडिट जाता है मुस्लिम हैंड को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये खुशी है कि कम्युनिटी के सामने हमने यहाँ पर उन लोगों को जो आज से 3 साल पहले भी मौजूद थे, आज उनको सिर्फ उनको बुलाकर हमने आज इसका एक छोटी सी एक सेरेमनी की है। बहुत शुक्रिया कम्युनिटी। ओपन किचन के हौसलों में 3 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया और ओपन किचन के मुंतजिम एहसान शाहिद समेत ओपन किचन की टीम को मुबारकबाद दी गई और उनकी काविशों से बरतानिया भर में ओपन किचन को सराहा जा रहा है। वसीम काजमी, 92 न्यूज़, लंदन। राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन ग्लासगो के ज़ेर इत्तबाम साबिका मेंबर कौमी असम्बली कमर कुतुबुद्दीन के एजाज़ में इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर। ग्लासगो के मकामी होटल में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक मेंबर और नामवर सियासतदान कमर कुतुबुद्दीन के एजाज में पुरतकल्लफ इशाइये का अहतमाम किया गया। मौजूद मेहमान ग्रामी का तकरीब में आने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद अंसराना ने शुरका से उनका तारुफ कराया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन ग्लासगो के रहनुमा अंसराना, राना आसिफ, मिर्जा अमीन, ताहिर मंज, राना महमूद और दीगर शख्सियात ने अपने खिताब में कहा कि वक्त की जरूरत है कि हम सब अपनी अपनी फैमिलीज में जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वालों का भरपूर साथ दें और उनकी माली और इखलाकी मदद करें। खुशाइन बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी लाखों डॉलर हर माह अपने वतन पाकिस्तान अपने प्यारों के लिए अरसाल करते हैं। साबिका MNA कमर कुतुबुद्दीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अगर हमने या पाकिस्तान ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर तरक्की करनी है तो हमें अपने बच्चों को आला तालीम से रोशनास करवाना होगा। कमर कुतुबुद्दीन ने मजीद कहा कि हुकूमत को आम आदमी की सहूलत के लिए जल्द से जल्द इकदामात करना
ہوں گے. تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہر پاکستانی کو اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ہم سب پر پاکستان کا قرض ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دیں. تعلیم کی اہمیت تو ہمارے مذہب نے ہم کو سکھائی. تعلیم کے لیے میں نے ایک سلوگن دیا ہے کہ تعلیم بڑھاؤ غربت مٹاؤ. اب غربت جو ہے وہ کیسے مٹے گی؟ تعلیم آئے گی تو غربت بھاگ جائے گی. تنظیم کے عہدیداروں نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ قمر قطب الدین گلاسگو آئے اور انہوں نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا. اس خوبصورت محفل سے شرکا کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اپنی پوری کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں ایک سال پہ یہاں آئے اور قمر قطب الدین جو سابقہ MN اور بہت ہی پرانے سیاستدان بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا ورک کر رہے ہیں, چیریٹی کا ورک کر رہے ہیں. راجپوت انٹرنیشنل آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور یہاں آج راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کے بینر کے نیچے ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے آج وہاں بہت سی موٹیویٹ اسپیچز کی, اپنے بارے میں اپنے تجربات کو بتایا. ہم نے ویلکم کیا ہے قمر قطب الدین صاحب کو کہ وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں, پاکستان سے آئے ہیں. انہوں نے راجپوت برادری کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں تو وہ آل اوور دا ورلڈ جانی جاتی ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی, ہمیں ان کو سننے کا موقع ملا اور اسپیشلی جو ان کی گیدرنگ میں ہم لوگوں نے ادھر جو کٹ کیا ہے دوستوں نے, تو یہ میں بڑا مشکور ہوں تمام لوگوں کا. کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی, اس لیے ہم سب کو تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. علم و حکمت کے موتیوں سے سجی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی سیاسی, سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی. شاہد میر, 92 نیوز, گلاسگو. راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کے زیر اہتمام آج مقامی ہوٹل میں یہاں پہ قمر قطب سابقہ MNA ہیں پاکستان سے, ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا, جس میں قمر قطب صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. شاہد میر, 92 نیوز, گلاسگو, اسکاٹ. کریٹو ٹیم ایونٹس کی جانب سے ایسٹ لندن میں پہلے انٹرنیشنل ٹک ٹاک ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا. برطانیہ بھر سے سوشل میڈیا میں نمایاں رہنے والے ویلاگرز, ٹک ٹاکرز اور شائقین نے بھرپور شرکت کی. معروف سیاسی, سماجی شخصیات ابرار الحق کی خصوصی شرکت نے تقریب کو دوبارہ کر دیا. رنگا رنگ ایوارڈ تقریب کا احوال بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں. مشرقی لندن میں انٹرنیشنل ٹک ٹاکرز ایوارڈز کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے ایشین کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے منتظم عاصم یوسف اور سمرین چوہدری نے تقریب میں آنے والے مہمانوں اور ایوارڈ کے لیے نامزد ٹک ٹاکرز کو خوش آمدید کہا. منتظمین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل ٹک ٹاکرز ایوارڈز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. پاکستانی فلم اور ڈرامہ کے معروف پروڈیوسر ڈائریکٹر احمد بٹ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. احمد بٹ اور معروف پاکستانی سیاسی اور سماجی شخصیت اور گلوکار ابرار الحق نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ٹک ٹاک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے. اس پر کام کرنے والے مردوں اور خواتین کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بہترین قدم ہے. یہ مختلف طرح کا ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف پل کرتا ہے, تو اسی لیے لوگ اس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. میں آج اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں اپنے ٹک ٹاکرز کو یہ کہوں کہ اپنے اس پلیٹ فارم کو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے استعمال کریں. جب لوگ آپ کو سنتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اور انٹرٹیننگ وے میں لوگوں کو اچھا پیغام بھی دیں. پوری کوشش ہے یہ کہ آج جتنے بھی ٹک ٹاکرز اور ہماری پوری جو دیسی کمیونٹی گیدر ہوئی ہے کہ we're gonna have a fun show, اپریشیٹ بھی کریں گے ایک دوسرے کو. ایوارڈز کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا اینڈ ٹو ہیو فن. سو آرگنائز بہت اچھا ہوا ہے. آصم بھائی اینڈ سمرین ہیز ڈن اے فینٹاسٹک جاب. IBPC کے چیئرمین رضوان سلہریہ, UK PCCI صدر سردار شفقت, میئر لیوزم توصیف انور, PPP برطانیہ محسن باری, PTI سینئر رہنما صاحبزادہ جہانگیر, میئر سڈن محمد صادق, زاہد راجہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اور ایونٹ کی انتظامیہ کو شاندار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی. پہلی تو یہ مبارکباد جاتی ہے کریٹو کو کہ جنہوں نے یہ پروگرام ٹک ٹاکر ایوارڈ آرگنائز کیا ہے, اور اس میں مجھے سب سے زیادہ یہ بھی خوشی ہے کہ میری 32 سال کی محنت جو ہے وہ ریکگنائز کی گئی ہے. میں 32 سال سے لیگ آپریٹ کر رہا ہوں, بچوں کو پروموٹ کر رہا ہوں. پچھلے 2-3 سال میں جب کووڈ آیا تو بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار تھے, پریشان تھے. تو اس دوران میں جو ٹک ٹاک نے لوگوں کے دل جیتے,
सोशल मीडिया स्टार मिले, उन स्टार्स को रिकग्नाइज करने के लिए मैंने सोचा कि उनके अवार्ड्स होने चाहिए, जैसे मूवी स्टार के अवार्ड होते हैं, फिल्म वालों के अवार्ड होते हैं, तो ये सोशल मीडिया स्टार्स के अवार्ड हैं। ऑनलाइन वोटिंग के जरिए अवार्ड हासिल करने वाले मुख्तलिफ टिकटॉकर्स ने इनके काम को सराहने पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया और आइंदा बेहतरीन तफरीह मुहैया करने का अज़म जाहिर किया। बहुत अच्छा लगा है, बहुत एक्साइटेड हैं, सारे टिकटॉकर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं दैट वी हैव प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म दैट दे कैन बी अप्रिशिएटेड इन दिस जहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी आ रही है, सो एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड। अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है और खुशी हो रही है कि हम आज इस मकाम पे पहुँचे हमारी मेहनत की वजह से। बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छी गैदरिंग हुई है। आज का हुआ है कि जो टिकटॉकर्स जो नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक वी वर इनवाइटेड एंड पहली बार है कि हम ऐसे अवार्ड शो में आए हैं और हम अपनी पैशन की वजह से आए हैं, सो सब आप अपना पैशन फॉलो कीजिए। आज का टिकटॉक अवार्ड ये जो भी क्रिएटिव टीम इवेंट ने जो ये इवेंट रखा है और उम्मीद है कि आगे भी आने वाले दिनों में इस किस्म के हमारे टिकटॉक अवार्ड्स के गेट टुगेदर होते रहेंगे। बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है यहाँ पे, ऐसे चेहरे जो हम सिर्फ अपने मोबाइल में देखते हैं, ऐप में देखते हैं, टिकटॉक में आज उनके साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगा। तकरीब के अख्तामी मरहले में मौसीकी और मॉडलिंग समेत शौकिया डांस मुकाबला करवाकर हाज़रीन को महसूस किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बरतानिया में कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए प्लान बी शुरू करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी शहरियों से अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए शहरी वर्क फ्राम होम का तरीका अपनाएं। उन्होंने अवामी मकामात पर जाने के लिए कोविड पास लाजमी करार दे दिया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के इक़दाम और तरजीहात को बयान किया। बोरिस जॉनसन का कहना था कि मुमकिन हो तो सोमवार से शहरी वर्क फ्राम होम शुरू कर दें। इसके लिए बाकायदा रहनुमाई फराहम की जाएगी। कंपनी अपने मुलाजमीन के साथ इस हवाले से मामला तय करने के लिए बातचीत शुरू कर दें। We will reintroduce the guidance to work from home. Guidance to work from home. Employers should use the rest of the week to discuss working arrangements with their employees, but from Monday you should work from home if you can. बोरिस जॉनसन ने शहरियों के लिए मास्क पहनने, अवामी मकामात पर एहतियात करने को लाजम करार दिया। उनका कहना था कि थिएटर्स और सिनेमा घरों में मास्क की पाबंदी पर लाजमी अमल कराया जाए। Second, from this Friday we will further extend the legal requirement to wear a face mask to most public indoor venues, including theatres and cinemas. वज़ीर आज़म ने नेशनल हेल्थ सर्विस के कोरोना पास को नाइट क्लब और दीगर रश वाले मकामात में दाखिले के लिए लाजमी करार दिया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग का अमल भी तेज करने का ऐलान किया। As Omicron spreads in the community, we will also introduce daily tests for contacts instead of isolation, so we keep people safe while minimizing the disruption to daily life. आखिर में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सब की अवलीन जिम्मेदारी ये है हम कोरोना वैक्सीन की तमाम डोज लगवाएं और जो लोग तमाम डोज लगवा चुके हैं वह बूस्टर डोज लगवा कर न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज बनाएं। But the single biggest thing that every one of us can do is to get our jabs and crucially to get that booster as soon as our turn arrives. Let's do everything we can to protect ourselves and our loved ones this winter and to reduce the pressures on our NHS. बरतानिया ने इस साल जुलाई में कोरोना पाबंदियों का खात्मा करते हुए मामूलात ज़िंदगी को बहाल करने का ऐलान किया था, जबकि हुकाम ने इस अज़म का इजहार किया था कि इस बार सर्दियां बगैर किसी लॉकडाउन के गुजारी जाएंगी। ताहम हुकूमत ने दूसरी जानब एहतियातन प्लान बी भी तैयार कर रखा था। दूसरी जानब स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड के अपने कोरोना कवानीन और पाबंदियां हैं जिन पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। कोरोना के बायस बरतानिया में अब तक 1,45,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद कहते हैं कोरोना की नई लहर की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी हैं। उम्मीद है लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। बचाव का सबसे बेहतरीन निज़ाम वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। शहरी बूस्टर वैक्सीन लगवा कर खुद को महफूज बनाएं। बरतानवी टीवी के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए साजिद जावेद ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं।
What we hope is by taking the action now, sooner rather than later, the type of action that we set out, the working from home, the rules on the face masks, the use of the NHS COVID passport, we can avoid further action later, because this does buy us time. It buys us time to build our defences, and our best defence still remains our vaccination programme, in particular the boosters. Look, I think that my job is to do the right thing, led by the evidence, and to do what is necessary to protect this country, particularly obviously on health and social care matters. This pandemic has not gone away. We've gone through a period over the summer where we made the right decisions to open up, to vaccinate more, to have our booster program. But when the threat level changes, we need to react, and that's what motivates me. And especially the idea that our NHS might become completely overwhelmed. I mean, that's a credible risk, and why we had to act yesterday in the way that we did. But if you're talking about mandatory jabs, as some countries in Europe have announced, no. In fact, I'd go even further. I think it's unethical. And also, I think that at a practical level, having some kind of universal mandate for vaccination doesn't work. Getting vaccinated needs to be a positive decision. We're lucky in this country. We have a very high vaccination rate. There's still some vaccine hesitancy out there. But I think you need to work with people, persuade them, and help them to understand why it's good for them and their loved ones and the people around them. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन बेटी के बाप बन गए। उनकी अहलिया कैरी ने लंदन के अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जच्चा और बच्चा खैरियत से हैं। नौमौलूद की आमद के साथ ही बोरिस जॉनसन के बच्चों की तादाद 7 तक जा पहुंची। बोरिस जॉनसन फैमिली के यहाँ नए मेहमान की आमद का ऐलान जोड़े की तर्जुमान खातून ने किया। जारी किए गए बयान के मुताबिक बोरिस जॉनसन की अहलिया कैरी ने लंदन के अस्पताल में आज बेटी को जन्म दिया। 18 माह पहले वज़ीर आज़म के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। वज़ीर आज़म ने भरपूर देखभाल पर नेशनल हेल्थ सर्विस के अमले का शुक्रिया अदा किया। नौमौलूद बच्ची का अभी नाम नहीं रखा गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन की पहली शादी से 4 बच्चे हैं। एक आज कंसल्टेंट खातून से भी उनका एक बच्चा है, जबकि वजारत उज़्मा के दौरान उनकी अहलिया मिस कैरी से उनके 2 बच्चे हैं। सितंबर में बोरिस जॉनसन ने इशारा दिया था कि आने वाला बच्चा उनका 7वां बच्चा होगा। बोरिस जॉनसन की अहलिया ने नए बच्चे की आमद का ऐलान जुलाई में कर दिया था। मजीद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन हेड ऑफिस लाहौर में वाइस चेयरपर्सन सैयद तारिक महमूद उल हसन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ चेयरमैन का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम अज़ला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। ओवरसीज़ के मसाइल और उनके दरीना हल के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार। 23 दिसंबर के इजलास के हवाले से लाहौर में मुनक्किद होने वाले ग्लोबल ओवरसीज़ कन्वेंशन के लिए मुशावरत और हिदायत भी जारी की। मज़ीद जानते आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन हेड ऑफिस लाहौर में वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूद उल हसन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ चेयरमैन का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब के तमाम अज़ला की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में PTI बरतानिया के सदर राना अब्दुल सत्तार, अमेरिका से आए हुए आलमी खतीब अलामा ज़हीरुल हसन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बरतानिया इमरान मलिक, कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन सैयद खादिम अब्बास, DG इशरतुल्लाह खान नियाजी, डायरेक्टर पुलिस इम्तियाज़ अहमद खान, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जुल्फ़कार अहमद भून, डायरेक्टर एडमिन तनवीर माजिद और तमाम डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज चेयरमैन शामिल थे। वाइस चेयरमैन मखदूम सैयद तारिक महमूद का कहना था कि जो केस अभी तक हल हो चुके हैं उनको कंप्लेंट सेंटर के लिस्ट से निकाल रखे हैं ताकि सिस्टम में दोबारा इनका नाम ना आए, और जो केस अभी हल नहीं हुए उनको हल किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि हर महीने 60 के करीब नए केसेस सामने आ रहे हैं। हम उनके हल के लिए कोई जामिया पॉलिसी बना रखे हैं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाए गए हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जो मामलात को देखे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केसेस हल नहीं हो रखे, वो तमाम केसेस ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब हेड ऑफिस वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुद हल करेंगे। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की।